देखिए आदर्श बिलियन है, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है। हम लोग डायरेक्ट समझते हैं आदर्श बिलियन से आप क्या समझते हैं। तो आदर्श बिलियन वैसे बिलियन को कहा जाता है जो राउल्ट के नियम का पालन हर कंडीशन में करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श बिलियन। जैसे आदर्श बच्चा हम लोग किसको बोलते हैं, जो स्कूल के या कॉलेज का या किसी भी जगह के हर नियम का पालन करता हो, उसको हम लोग समझते हैं कि वो कौन सा बच्चा है, आदर्श बच्चा है। और नहीं तो अनादर्श बच्चा, उसको बोलेंगे बिगड़ल है बुतरू। नहीं, बोला ऐसा कि वैसा बिलियन जो सांद्रता तथा ताप के संपूर्ण रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करता है, किसके नियम का पालन करता हो, तथा जिसके निर्माण में इंथैल्पी एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको कौन सा बिलियन कहेंगे। मतलब तीन मामला है, एक इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, तो उस बिलियन को कौन सा बिलियन कहते हैं। कोई आदर्श बच्चा रहता है स्कूल में जी, जितना उसमें मेरिट है उतना डिमेरिटो होगा, तनी कम रहे या ज्यादा रहे, वैसे ही बिलियन भी है। कोई कंप्लीटली आदर्श नहीं है, कुछ बिलियन उसके जैसे, लगभग उसके जैसा अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब डायरेक्ट आप बोले तो कोई वैसा बिलियन नहीं है जो कंप्लीटली क्या है, आदर्श है। हाँ, उसके कुछ नियम को पालन करता है, या ये आप ये बोले कि उसके जैसा लगभग अपना गुण प्रदर्शित करता है, कंप्लीटली नहीं, क्या लगभग। आगे देखा जाए, इंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी, पिछली बार ही बोले थे। देखो यहाँ आदर्श बिलियन का क्या शर्त है, तो सबसे पहला यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो राउल्ट का नियम के बारे में आप लोग पिछले दिन से ही पढ़ते आए हैं। यहाँ ए और बी अगर समझा दें कि ए गो ए और बी दो गो अवयव मिल के किसी बिलियन को बनाया, तो ए का बाष्पदाब को सूचित किया है किससे, पी ए से। तो राउल्ट कहता है कि पी ए इक्वल टू पी ए नोट जीटा क्या ए। पिछले बार वाले में हम राउल्ट का नियम आपको पढ़ा दिए हैं, तो ऐसे ही पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी बी नोट जीटा क्या बी, ऐसा होगा। अगर ये दोनों का ये सेम बात ही लिखा हुआ भी है, अगर कोई बिलियन पी में पी ए इक्वल टू पी ए नोट जीटा है या पी बी इक्वल टू पी बी नोट जीटा बी हो, यानी कि वो राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या, जीरो। मतलब इंथैल्पी में मिक्सिंग के बाद इंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आगे डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग के बाद उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जीरो मतलब कोई बदलाव। अगर कुछ वैल्यू होता है इसका मतलब देखो, डेल्टा का मतलब चेंज, वी माने आयतन, मिक्सिंग मतलब मिश्रण का, तब मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, जीरो। ये बात समझ में आया। ये आदर्श बिलियन के लिए शर्त क्या क्या है, पहला यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, और डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू भी क्या, जीरो। कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। आगे बोला वास्तव में कोई भी बिलियन आदर्श बिलियन का आचरण पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करता है। आपको बोले भी थे, अभी तुरंत ही बोले हैं कि कोई भी बिलियन वैसा नहीं है जो आदर्श बिलियन का पूर्ण आचरण प्रदर्शित करे। कुछ कुछ वैसे बिलियन हैं जो लगभग उसके जैसा आचरण प्रदर्शित करता है। जब बिलियन में विलायक विलायक तथा विलय विलय अन्योन्य क्रियाएं विलायक विलय अन्योन्य क्रिया की तरह ही होती है, तो यह आदर्श बिलियन का आचरण प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार का बिलियन तभी संभव है जब विलय और विलायक अणुओं का आकार लगभग क्या है, समान। लगभग क्या होना चाहिए, किसका किसका, तब विलय का और किसका, विलायक के, दोनों के अणुओं का आकार अगर सेम है तब हम वैसा आपको बिलियन मिल सकता है। जो कौन सा बिलियन है, आदर्श बिलियन। कौन सी बिलियन,
और साथ ही साथ उसकी ध्रुवीयता भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में आप लोग चर्चा किए थे, क्लास 11 में आपको कंपोनेंट का ध्रुवीयता पढ़ना था। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बोला ऐसा निम्नलिखित घटकों के विलयन लगभग आदर्श विलयन का आचरण प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, कुछ कुछ आपको क्या कर रखना होगा याद। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि आदर्श विलयन प्रदर्शित करने वाला 3 एग्जाम्पल बताइए, अनादर्श विलयन प्रदर्शित करने वाला, लगभग लिखेगा, लगभग अनादर्श विलयन प्रदर्शित करने वाला 3 एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल आपको क्या कर लेना होगा याद। जैसे बोला एन हेप्टेन एंड एन क्या, हेक्सेन। एन माने नॉर्मल। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्लियर होगा, इस सब को कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट इसमें अवेलेबल है। हेप्टेन और हेक्सेन के बारे में आप क्लास 10 में ही पढ़ाई कर लिए हैं। अब अगर नहीं किए हैं तो सब बात यही से ना सीख लेवा। ये पीछे का मामला था, सब बात कैसे हो पाएगा, होगा जी। बिना शादी का कैसे बच्चा हो सकता है, पहले जरूरी है वो करना। अब वैसे ही मान लीजिए आप 10th में नहीं पढ़े, तब फिर अभी मुंह बहा के खड़ा रहिए, कोई दूसरा उपाय है। अभी आपको समझना, डायरेक्ट याद रखिए कि एन हेप्टेन और कौन सा एन हेक्सेन, ये दोनों किसके जैसा, आदर्श विलयन के जैसा आचरण प्रदर्शित करता है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, फोटो देखते तो दिखा ही देते हैं। देखो ये है बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन बनाए। और अगर एकरा में क्लोरीन सटा दिए तो क्लोरोबेंजीन, और ब्रोमीन सटा दिए तो कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। बेंजीन और टॉल्वीन, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, CCl4 और SiCl4, इसको बढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अनादर्श विलयन, तो ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। कौन सा विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तथा जिसके निर्माण में इंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन होता है, तो कौन सा विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन। अब अंग्रेजी वाला तरफ तो ताकना नहीं है, क्योंकि पैसा किसका दिए हैं, खाली हिंदी का। तो क्या पढ़ेंगे, हिंदी, अंग्रेजी क्या पढ़ेगा। चलो देखो, अतः अनादर्श विलयन का शर्त क्या होगा, आप पीछे भी समझ सकते हैं। आदर्श विलयन के लिए Pa = Pa नोट जीटा ए था। यहां अनादर्श विलयन के लिए Pa नोट Pa नोट जीटा क्या, ए नहीं हो जाएगा। देखो तो अगर इक्वल था तो राउल्ट का नियम पालन किया, इक्वल नहीं है मतलब राउल्ट का नियम पालन नहीं किया। ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है, इसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है। ये बात समझ में आया कि कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट एगो रफ में याद कर लेंगे। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन, और वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, कौन सा विलयन। एग्जाम में पूछता है अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन के बारे में, डायरेक्ट बोल देगा आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, तो लिख देंगे, समझा देंगे ना। वो आप नहीं, वो अपने समझने के लिए बोल रहा है आपको कि हमको समझाइए आदर्श विलयन किसको बोलते हैं। अनादर्श विलयन को 2 भाग में बांटा गया, आप ही सोचो। आपको बोला गया कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, मतलब पीए जो है वो बराबर नहीं है Pa नोट जीटा ए का। तो बराबर नहीं है इसका मतलब या तो ए वाला वैल्यू इससे ज्यादा होगा या कम होगा, या तो ज्यादा होगा या तो क्या होगा, 2 ही बात ना हो सकता है, या तो ज्यादा या तो क्या, कम। तो हम ऐसा मान लेते हैं ना कि एक बार ई ज्यादा हो गया, एक बार ई का हो गया, कम हो गया, ठीक। अच्छा, वैसे ही बेचारा पीबी है, तो जहां ज्यादा है तो वहां ज्यादा वाला चिपका देते हैं, टेंशन नोट। हाँ, जहां कम है वहां कम वाला चिपका देते, ठीक है। अच्छा, ये पहला कंडीशन था, ये भी पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन इंथैल्पी 0 के बराबर नहीं है,
मतलब या तो 0 से ज्यादा या तो 0 से कम। तो 0 से ज्यादा को पॉजिटिव और 0 से कम को, तो चलो मान लेते हैं कि वाला वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। इधर दूसरा में डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव, या तो ज्यादा 0 से या तो 0 से कम, क्योंकि बराबर नहीं है। और वैसे ही तीसरा कंडीशन है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू, अगर ये सब पॉजिटिव तो हम एक क्या लिख दे रहे हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू क्या, नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो देखो ना, दो प्रकार का नहीं बिलियन मिल गया, एगो धनात्मक प्रदर्शित करने वाला, एगो ऋणात्मक। तब बोला ऐसा अनदर्स बिलियन को दो वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में? दो वर्ग में बांट दिया गया। बोलो कितने वर्ग में? दो वर्ग में बांट दिया गया है। तो दो वर्ग में कौन कौन सा वर्ग में बांटा है? तब पहला को बोलता है कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, और दूसरा कौन सा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। पहला कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, दूसरा कौन सा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला बिलियन। कोई दिक्कत? तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा कौन, जिसमें पीए का वैल्यू ज्यादा हो, पीए नोट जीटा ए का, पीबी का वैल्यू ज्यादा हो, पीबी नोट जीटा बी का, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव हो। हाँ, एक जस्ट अपोजिट नेगेटिव वाला। कोनो दिक्कत? बदल दे इसको, किसको बदल दे जी? अच्छा, इसको पेज को बदल दे, हमको लगा कुछ और बदलवा रहा है। यहाँ देखिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जो बात लिखे वही बतवाना है जी। यही ना पीछे लिखे थे, ए बोलो बिहारी न है जी, बोलो यही लिखे थे ना, बिना बोले यहाँ कोई उपाय नहीं है। ऐसा देखते हो, पंगत कहता है गांव में जब एक साथ बैठ के खाते हैं तो कहेगा चाचा पूड़ी, तो चाचा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो निकल लेगा लेकर, बोलिए नहीं तो खा दे, बोलेंगे हाँ लाओ दो, 5 को दो, 5 को दिया। और तुम कुछ नहीं बोल रहा था, एगो देगा, फिर एगो देगा, कुछ नहीं, अगर वैसे देते रहा बोलते नहीं गए तो ढेर दे देगा। अब बाबा तनी पिनकने वाला है तो फिर सोचने नहीं है, 5 बार पूछेगा। हाँ जैसा देखो, हाँ एगो बाबा थे ना, वो खाते समय बोलते नहीं थे, पूड़ी चला रहे थे वो किसी के यहाँ भोज में, बहुत छोटा ही थे उस समय। हम पूछे कि बाबा पूड़ी लीजिएगा, हमको क्या पता कि बाबा नहीं बोलते हैं खाइत खाने, तो नहीं कुछ बोले, तो हमको लगा नहीं लेने का मन होगा अपना, हम चल गए। तो ऐसे देख रहे हैं, हमको लगा कहेला बाबा देख रहा है यार, गलती तो नहीं किए हैं। फिर चप्पल देखे तुरंत, चप्पल तो नहीं पहन रहे, तब कहा खींच यार, गाँव में ये सब होता है, चप्पल पहन के तू चला देगा, गरिया भी शुरू कर देगा, ये सीखा है, ये पटना तू रहता है, नहीं कहेगा ये तुझसे अभी तक तो रखा ना, चल में नहीं आया, चप्पल पहन के चलाएगा जी। तो बहुत लोग ऐसा है यहाँ, लेकिन बिहारी आदमी हम लोग हैं, नहीं बोलिएगा तो हम जान रहे हैं कि आपको और चाहिए। तब बाद में दूसरा आदमी बोला कि दोनों जी उनको नहीं बोलते हैं खाते समय, हम बोलो ऐसा आप ही दे दीजिए, तो कितना देना है नहीं देना वो कंफ्यूजन है जी, वो बोलवे नहीं करेंगे, कुछ हाथ उठ भी करना चाहिए। हाँ बच्चा कैसे करता है नहीं देखते हो, एक बार आंख मारा तो समझ जाएगा कि चलो इधर चलना है। हमारा ज्यादा ट्रेंड तो तुम लोग अपने हैं जी। देखो ई वाला बात पहले आपको पढ़ा दिए है ना, कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडीशन याद रखना है, और साथ ही एग्जाम्पल भी। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन का उदाहरण है एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन तथा एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, जल और एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और कौन सा, एथेनॉल। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना, इस सब के बारे में बाद में फिर समझना है, जो पढ़े होंगे वो कुछ कुछ जानिए। जैसे क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं CHCl3, एथेनॉल तो C2H5 क्या, OH, पिए वाला सरब्बा है जी। वैसे ही जिसके बारे में जानते हैं समझ ही रहे होंगे। अब वो बोला धनात्मक हई का है, अपोजिट वाला था ना जी, कंडीशन तो आपको पहले ही बताया गया है, तो खाली एक में घेरा लगा देते हैं, नहीं यह कंडीशन ना होगा। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए पीए जो है वो छोटा, ये उल्टे लिखा गया है, पीए क्या रहेगा, छोटा रहेगा, इधर से रहेगा ऐसे। रुक जाइए इसको मिटा देते हैं, गड़बड़ा गया नहीं,
ऐसे रहेगा ना, कोई दिक्कत? इसमें इधर इधर का मामला बड़ा, ये वाला क्या छोटा। ये डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव और डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू भी क्या होगा, ये लिखा भी है। इस प्रकार के विलयनों में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अपेक्षा अपेक्षित वाष्प दाब से क्या होती है, कम होती है। माने हाई वाला वैल्यू ज्यादा या हाई वाला वैल्यू कम। कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जाएं, आप बोलिएगा तो हम लोग बढ़ जाएंगे। इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल तथा क्या पिरिडीन। उतनी टाइम पास कर रहे थे तो सोचे चलो लिखिए देते हैं। तो ये पिरिडीन का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। एसिटिक अम्ल के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, CH3COO क्या H, कोई दिक्कत। ये क्लोरोफॉर्म को लिखते हैं CHCl कितना 3। एसीटोन का फोटोआ देखिए रहा है, कोई दिक्कत। क्लोरोफॉर्म तो सेम जैसे ऊपर स्ट्रक्चर वैसे ही कहा नीचे भी। बेंजीन के बारे में तुम लोग पहले से जान रहे हो, इसको C6H क्या 6। फोटो पूछे तो चकाचक, फोटो पूछे तो चकाचक। चलो जल का फॉर्मूला जानवे करते हैं, क्या होता है H2O, आई हाइड्रोक्लोरिक क्या अम्ल। एसीटोन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब कहेगा हम नहीं जानते, है देखो एसीटोन है, देखा, अरे हाई एसीटोन है ना जी। एसीटोन आई का है एनिलीन, कौन सी है वो एनिलीन। बेंजीन बड़ा रंगीला आदमी है, वो तुरंत हरियर का मुरेठा बाना आरजेडी जिंदाबाद, तुरंत बांध लिया दूसरा भगवा बीजेपी जिंदाबाद। खाली बात उतने चेंजे करना है। आपको क्या लगता है, देखो Cl चिपकाया क्लोरोबेंजीन, Br चिपकाया ब्रोमोबेंजीन, I चिपकाया आइडोबेंजीन, CH3 चिपकाया टॉलिन, CH3 चिपकाया तो क्या टॉलिन, OH चिपकाया फिनॉल, NH2 चिपकाया एनिलीन। नहीं है वैसन के शरीर सेम, खाली मुरेठवा बदल ले रहा है। नहीं, जैसे यहाँ NH2 चिपकाया तक क्या है एनिलीन। ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। बेंजीन के साथ NH2 चिपकाया और NH2 चिपकाया तो इसका नाम एनिलीन है। क्या है नाम इसका, एनिलीन है। कोई दिक्कत, दिक्कत है जी। चलो बढ़े तो आगे। एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये सब पढ़ाया हुआ है, रिवीजन जैसा हो जा रहा है। एजियोट्रॉपिक मिक्सर, कौन सा मिक्सर, इसी का दूसरा नाम है नियत क्वथन मिश्रण। जैसे नहीं गांव में ऐसा रमेश नाम है, गांव में उसको मंगरुआ कह रहा है। तो एक के आदमी दो नाम है, आदमी सेम लेकिन अलग अलग नहीं नाम उसका जी। मंगरुआ भी वही है, रमेश भी वही है। मंगर को जन्म लिया, नाम का रख दिया उसको मंगरुआ है। देखो तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर को हम लोग नियत क्वथन मिश्रण या स्थिर क्वथन, और नाम है था स्थिर क्वथन मिश्रण भी कहते हैं, स्थिर क्वथन मिश्रण। बोला वैसा विलयन जो शुद्ध द्रव की तरह स्थिर ताप पर बिना संगठन में परिवर्तन के आश्रित होती है तथा घटकों का संगठन द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्था में समान रहता। मेन पॉइंट यही, घटकों का संगठन द्रव और वाष्प दोनों अवस्था में क्या रहता है, तो उस प्रकार के मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिक्सर या नियत क्वथन मिश्रण कहते हैं। कौन सा मिश्रण, नियत क्वथन मिश्रण। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये दो प्रकार का होता है नियत क्वथन मिश्रण। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला न्यूनतम क्वथन एजियोट्रॉप, न्यूनतम क्वथन क्या एजियोट्रॉप, आएगा हो जाएगा अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं चचा। तो चचा के पास आइए, चचा मने कौन, दो एगो चचा है बिहार में, एगो नीतीश चचा और दूसरा साइंटिस्ट। नहीं, साइंटिस्ट लोग को भी हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, अब तुम लोग भी नहीं बोलना, हम लोग बोलते हैं। हाँ, इन मिश्रणों का निर्माण उन द्रव युग्म, युग्म ने जोड़ा, उन द्रव युग्म द्वारा होता है जो आदर्श व्यवहार से कैसा प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। अभी तुरंत पढ़े हैं आप कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एगो धनात्मक वाला, एगो देखो जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा उसको
उसको बोलेंगे धनात्मक अनादर्श विलयन। आज जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसको ऋणात्मक अनादर्श विलयन। यहाँ कहा न्यूनतम क्वथन एजियोट्रॉप, तब बोला इन मिश्रणों यानी कि ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर है इसका निर्माण उन द्रव युग्मों से, कौन सा युग्म बोल रहा है, द्रव युग्म, माने दोनों का दोनों द्रव हो, उन द्रव युग्मों द्वारा होता है जो आदर्श व्यवहार से कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जल तथा एथेनॉल, जल तथा कौन नॉल, एथेनॉल। दूसरा क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉल। तीसरा बेंजीन तथा एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत? ये सब एग्जाम्पल है बाबू। एग्जाम्पल ज्यादा याद करने का जरूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, तो कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे पूछ देगा कि जल तथा एथेनॉल किस प्रकार का एजियोट्रॉप है, न्यूनतम क्वथन एजियोट्रॉप, अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको याद रहेगा तभी ना लिख पाइएगा। अब कहिएगा इसको समझने के लिए, तो जिस चीज से पूछवे नहीं करता तो अगर हमें ज्यादा माथा पेचिस करने से कोई फायदा नहीं है। बोले ना अभी अधिकतम, तो सेम बात तो आ गया यहाँ भी, किसका, अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप। तो देखो अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप किसको कहते हैं, तब बोला ऐसा कि ये मिश्रण उन द्रवों द्वारा बनाए जाते हैं जो आदर्श विलयन से कैसा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आदर्श विलयन से कैसा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, माने दोनों ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। जल तथा कौन सी एल, जल तथा कौन सी एल। अभी इसके पीछे भी था, अगर नहीं यकीन तो चलिए पीछे पहले दिखा दे। देखो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है ना जी, इसका एग्जाम्पल जल तथा HCl है। यही वाला एग्जाम्पल देखो तो अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप में भी है। अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि वैसे ये जो मिश्रण है इस मिश्रण का निर्माण वैसे द्रवों के द्वारा होता है जो आदर्श विलयन से कैसा विचलन प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन। कैसा प्रदर्शित, तो अगर ऋणात्मक वाला याद रहेगा तो काम यहाँ चलेगा, लेकिन याद एक बात जरूर रखिएगा, वहां एग्जाम्पल आपको मिश्रण में जरूरी नहीं था द्रव द्रव, लेकिन यहाँ जरूरी है किसका, द्रव द्रव का होना चाहिए। दूसरा कहा जल तथा क्या, HNO3, जल तथा कौन 3, HNO3। तीसरा बोला जल तथा HClO4, जल तथा HClO। ये इसको आपको याद रख लेना होगा। क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। आगे आ गया अनुसंख्य गुणधर्म। यही वाला सवाल अभी बाबा से पूछा गया था। कौन सा गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म। सुअर है पढ़वे नहीं करता है। कौन सा गुणधर्म है, अनुसंख्य गुणधर्म। देखो बोले थे कि विलयन का वैसा गुणधर्म जो सिर्फ डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर, उसके संगठन और संरचना पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है, अनुसंख्य गुणधर्म। क्या कहलाता है, अनुसंख्य गुणधर्म। बोला किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु कणों की प्रकृति, कणों की क्या, इतना छूट गया है तो जोड़ देंगे ना, हाँ, तथा उनके संगठन या उनकी रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करते, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कौन से गुणधर्म, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके संगठन या रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कौन सा गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। पलट दे, देखो अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में बोला कि अनुसंख्य गुणधर्म केवल कौन सा, तनु विलयन का गुणधर्म है। कौन सा विलयन का, तनु विलयन का। तनु माने बोले थे पतला, सांद्र माने गाढ़ा, सांद्र माने गाढ़ा, तनु माने पतला गाढ़ा का फीलिंग तो आप लोग समझते ही होंगे। अनुसंग गुणधर्म केवल तनु विलयन का गुणधर्म है जो आदर्श विलयन का आचरण प्रदर्शित करता है। दूसरा कंडीशन यो सोच लीजिए कि अनुसंग गुणधर्म उसी विलयन का गुणधर्म है
जो पहला चीज तो तनु है और दूसरा वो आदर्श विलयन का आचरण प्रदर्शित करता है। किसका आचरण? आदर्श विलयन का। आदर्श विलयन के लिए क्या बोले थे? डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 और राउल्ट का नियम का पालन करे। विभिन्न अनुसंग गुणधर्म निम्नलिखित है। विभिन्न अनुसंग गुणधर्म क्या है? निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है। पहला, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पहला क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, हिमांक का अवनमन। और चौथा, परसरण दाब। एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानने का कोशिश करेंगे या जानेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, परसरणी दाब किसको बोलते हैं। अब यहाँ मामला समझिए। किसी आदमी को साइकिल चलाने नहीं आता है, आज दे दीजिएगा मोटरसाइकिल चलाने, तो पैरे ना तोड़ेगा जी, वो क्या करेगा? लुढ़केगा नहीं। लेकिन साइकिल चलाने आता है तो थोड़ा आसान होगा, तनी मनी मामला गड़बड़ाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि कोई बच्चा वैसा है जिसको हिमांक नहीं पता चलता है, क्वथनांक नहीं पता चलता है, वाष्प क्या है ही नहीं पता, या वाष्प दाब नहीं पता, तो कैसे आगे वाला पढ़ेगा? दिक्कत नहीं होगा? चलिए हम लोग दिक्कत का धीरे धीरे समाधान करेंगे। कोई उपाय नहीं ना है कोई उपाय जी? ब्याह हो गया तब रखना ना पड़ेगा वैसे ही। आगे देखिए, बोला ऐसा वाष्प दाब का अवनमन। यहां था आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हम लोग इसको समझाने से पहले कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि वाष्प दाब का अवनमन क्या किसको बोलते हैं। बाद में अपेक्षिक तापेक्षिक कर लेंगे। नहीं, जैसे पहले किसी को नौकरी लगा तो वो कर ले, बाद में देखना कि डीएम तुमको बनना है, पहले जब मिल रहा है से वो बुझाया कि नहीं? नहीं बुझाया। नया नया सेटिंग हुआ, पहले नंबर नहीं मिला, ऐसी बातचीत हुआ, हंसिएगा ये देख के तो चल बहुत है, नहीं उससे ज्यादा अब धीरे धीरे ना मामला बढ़ेगा जी। एक के बार कहेगा हम चलेंगे घूमे तो इसे गड़बड़ा नहीं जाता हूँ, फिर कहेगा एकदम हाँ हुआ है छोड़ाई। यहाँ देखो वाष्प दाब का क्या बोले? अवनमन। देखिए कैसे होगा। जब विलायक में कोई अउड़नशील विलेय को घुलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। पहले इसका हम लोग फोटो बनाते हैं। बिहारी लोग फोटो उटो में ज्यादा समझता है। नहीं जी, ऐसे कैसे समझेगा? वो पहले कहेगा फोटो दीजिए, तो आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, पहले फोटो मांग लेता है। हम लोग भी फोटो इन्हें ले लेते हैं। अब तो मोबाइले से देना है तो टेंशन क्या है। हाँ देखो ना, इसमें पहले क्या था? विलायक। एकरा में डालना क्या है? विले। सुनो ना ए विनोद, जब विलायक अकेले था तब उसको बोलते हैं शुद्ध विलायक। कौन विलायक? अब दोनों का ब्याह हो गया था, है ना जी, गड़बड़ा गया मामला। शुद्ध है कब तक? जब अकेले है तब तक। यहाँ शुद्ध बने ऐसा नहीं समझना है कि शुद्ध देसी घी, वो वाला शुद्ध नहीं है। यहाँ शुद्ध का मतलब जब अकेले है तब। देखो ये विलायक है चाचा, ये उड़नशील था। ये क्या था? एकदम आराम से समझेंगे। ये क्या था? उड़नशील मतलब उड़ने के लिए तैयार है, वाष्प में बदलने के लिए तैयार है। तो अगर कोई द्रव वाष्प में आसानी से बदल जाए तो उस वाष्प का कुछ न कुछ प्रेशर भी होगा, दाब भी होगा। तो वाष्प के द्वारा उत्पन्न दाब को कौन सा दाब? वाष्प दाब। कौन सा दाब? मास्टर की पत्नी मास्टराइन, वैसे वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब कौन दाब? वाष्प दाब। कौन सा दाब है? पढ़ाई कहाँ करना है, इसी टाइम पास। तो अभी वाष्प के रूप में बदलने के लिए तैयार था। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इसकी वाष्प दाब 5 एटीएम है। कितना एटीएम है? प्रेशर मेजरमेंट का यूनिट। अब एकरा में विलेय डाले हैं बाबू। विलेय ऐसा है जो अउड़नशील है, नॉन वोलेटाइल। कैसा है? उड़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो खुद वाष्प में बदलने के लिए तैयार नहीं है। आई जैसे विलायक के पास जाता है ना,
ओकरो कहता है कि तू तनिक कम वाष्प बना। माने अब विलयन के द्वारा जो उत्पन्न वाष्प है उसकी मात्रा थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई, तब प्रेशर भी थोड़ा, तब 5 के जगह कितना एटीएम होने लगा, 4 एटीएम। तब पहले से वाष्प कमा कि बढ़ा, तब कमने को अवनमन और बढ़ने को, कमने को अवनमन और बढ़ने को, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन हो गया। वाष्प दाब का कितना अवनमन हुआ, तो 1 एटीएम। कितना एटीएम, अब जो लिखा है इसको पढ़ ले। जब विलायक में कोई अउड़नशील विलय को घुलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का क्या कहते हैं, वाष्प दाब का क्या कहते हैं जी, ए बोलो, वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन का। अब सुनिए इधर थोड़ा देखो, शुद्ध विलायक था तब इसका वाष्प दाब हम मान लिए पी नोट। क्या माने, किसका, शुद्ध विलायक का, किसका। आज जब विलयन बना तब उसका वाष्प दाब पी, उसका वाष्प दाब क्या है, पी है। अब उसके बाद तुमको कहा वाष्प दाब का अवनमन, तब शुद्ध विलायक में से बाद वाला को माइनस करेगा ना जी, तब पी नोट माइनस पी को, इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं इसको, वाष्प दाब का अवनमन। लिखा है कि यदि पी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा यहाँ छूट गया है पी विलयन का क्या है, वाष्प दाब है, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस क्या, पी नोट माइनस, कोई दिक्कत समझने में, ये वाष्प दाब का अवनमन समझने में कोई दिक्कत है। वाष्प दाब का अवनमन हुआ क्यों, क्योंकि उसमें अउड़नशील विलय को मिला दिए हैं। कैसा विलय को, अउड़नशील विलय को। समझने में कोई दिक्कत है, बदल दे इसको। आगे देखो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तया लिखा गया, इस तथा है, ये क्या है, तथा। राउल्ट का क्या नियम, सब अपने है मैनेज हो जाएगा, नहीं, बहुत बार ऐसा, अरे सब अपने बैठिए, नहीं बैठिए। देखो यहाँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का कौन चीज नियम, राउल्ट का कौन चीज जी नियम है, देखा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का नियम। राउल्ट के बारे में तो आप लोग पहले से स्टडी किए, कब दिया नियम, 1886 में। कोनो कोनो किताब लिखता है 1887, हालांकि हम राउल्ट से मिले नहीं है कि कंफर्म करा दे। किताबें वाला ना बात पढ़ना पड़ेगा जी। आप लोग में से अगर कोई मिला है तो पूछ लीजिएगा उनसे कि कब आप नियम दिए थे, है ना। देखिए पहले तो हम लोग समझते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। वाष्प दाब का अवनमन तो हम लोगों ने समझा, लेकिन वाष्प दाब का ही अपेक्षिक अवनमन कौन सी होता है जी, तब बोला वाष्प दाब में अवनमन, किसमें अवनमन, रुको रुको अपन भाषा में लिखना पड़ेगा लगता है, पी नोट माइनस कौन सी, एक ना वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ए बोलो, हाँ कहते हैं। तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को क्या कहते हैं हम लोग, पी नोट। बोला का अनुपात, अच्छा ओकरा अनुपात करना है तो लो लिख दो बट्टा पी नोट, ये ना हुआ अनुपात। वाष्प दाब का क्या कहलाता है, अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का क्या कहलाता है, अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये तो आसानी से हो गया जी। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इक्वल टू, लिखा हुआ भी है, पी नोट माइनस पी बाई पी नॉट। ये बात आपको भी समझ में आ गया और लिखा हुआ है तो इसमें भी समझ में आइए रहा होगा। कोई दिक्कत, दिक्कत है जी समझने में। वाष्प दाब का अवनमन किसको, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसको, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अब बटा शुद्ध विलायक का क्या, वाष्प दाब। अपने भाषा में अगर बोले तो वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अपेक्षिक अवनमन। ए कौन सी वाष्प खाली बोल रहे हैं, एक आध बार लिखा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े।
ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समझ में आया जी। चलो देखो, एनर्जी में रहो यार, वैसे कैसे लग रहा थक गया इतना जल्दी, कैसे होगा। यहाँ देखो, जब किसी विलायक में अउड़नशील विलेय को घुलाते हैं, कैसा विलेय को, अउड़नशील विलेय को, कैसा विलेय को, अउड़नशील विलेय को घुलाते हैं, रुको जी बदल गया, अउड़नशील विलेय को घुलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, क्योंकि विलेय अउड़नशील था इसलिए वाष्प दाब में इसका कोई योगदान, क्योंकि वो अउड़नशील है, हमको क्या जरूरत है, छोड़ो ना, हम चुपचाप। एवं विलयन का संपूर्ण वाष्प दाब केवल विलायक के कारण होगा। किसके कारण, क्योंकि उड़ने वाला लोग खाली एगो कौन है, विलायक, उड़ने वाला लोग विलायक है, ना बुझा रहा है जी। इसलिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज, विलायक का कौन सा प्रभाज, विलायक के मूल प्रभाज के सीधा क्या होता है, समानुपाती। अगर इनके भाषा में लिखें तो ये कहना चाह रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा क्या है, विलायक है। नहीं, पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है वो सिर्फ विलायक के मूल प्रभाज का सीधा समानुपाती है। सीधा कौन सी है, समान अनुपाती है। सीधा कौन सी है, समान अनुपाती है। तो आगे इसको देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा। ये बात शायद आप सेटिस्फाइड होंगे इस बात से कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा विलायक हम लिख सकते हैं, और इसी को इक्वल में बदलने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट की जरूरत है, और वो कांस्टेंट P नोट है। वो कांस्टेंट यहाँ क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को कांस्टेंट माना गया है, तब P इक्वल टू P नॉट जीटा विलायक लिख सकते हैं। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जीटा विलायक, जीटा क्या विलायक, अब प्लस जीटा क्या विलेय इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको निकालना है जीटा विलायक का वैल्यू तो 1 माइनस जीटा क्या लिख सकते हैं, विलेय। आप ये बोलिएगा कि सर ऐसी क्या जरूरत थी कि आप बीजेपी के साथ आ गए। अच्छा, वो बोला गया, ऐसी क्या जरूरत थी कि हम विलायक के जगह विलेय में बदल रहे हैं। तो आप अभी कुछ देर पहले अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो अनुसंख्य गुणधर्म में कहा गया था कि किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, विलायक का नहीं, किसका, विलेय के कणों की संख्या पर। तो हमको विलेय के फॉर्मेट में चेंज न करना पड़ेगा, तो ये विलायक के जगह देखो, तो जीटा विलायक के जगह 1 माइनस जीटा विलेय लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं तो देखो ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस P बाई P नोट इक्वल टू जीटा क्या विलेय। एलसीएम लेंगे तो P नोट माइनस P बाई क्या P नोट, और जीटा विलेय के जगह जीटा विलेय। अब एगो बात तनी सुनो, इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं इसको, इसको देख के तो हम लोग को कुछ कुछ हो रहा है नहीं, कि इसको क्या बोलते हैं, P नोट माइनस P बाई P नोट को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आइए, इक्वल हो गया किसका, जीटा विलेय का। किसका इक्वल हो गया, इसका मतलब ये अनुसंख्य गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, अनुसंख्य गुणधर्म। उसको अंग्रेजी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, ना बुझाया था, कॉलगेट प्रॉपर्टी है ना जी, बिहारी है कैसे बोले, कौन प्रॉपर्टी। नहीं, दादी दी को पैसा नहीं गिनने आता था ना, तो 75 को अगर दिक्कत होता था तो बोलती थी 70 आउ 5, 70 आउ कौन सी 5, 80 में 5 कम, है ना, अपना जुगाड़ लगाते थे, नहीं ऐसा करते थे। वैसे यहां भी कर लेंगे हम लोग। बोला अतः उड़नशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या है, बड़ा। पिछल के बतवा को लैंग्वेज में लिख दिया, पिछलका को किस में लिख दिया, लैंग्वेज में लिख दिया है। अब यहाँ ये स्टार बना के बात को लिखना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म है कैसे। सवाल ये पूछ देता है कभी कभी आपसे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म है कैसे। तो हम लिखेंगे जो फॉर्मूला है वो पहले कि चूंकि P नोट माइनस P माइनस P इक्वल टू जीटा क्या, तो यहाँ
टू का मतलब विलेय का है, यहाँ टू के जगह आप विलेय भी चिपका सकते हैं, वो तो लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन निकालने का एक फार्मूला है। अतः वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ये पूरा डाटा सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है? विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अतः वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कौन सी है? अनुसंख्य गुणधर्म है। क्या है? अनुसंग गुणधर्म। कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन द्वारा अउड़नशील विलेय का अनुभार। अउड़नशील विलेय, अउड़नशील मतलब जो ऊपर से डाल रहे हैं उसका अनुभार छोटकी एम निकालने बोल रहा है। कौन सा एम? छोटकी एम निकालने बोल रहा है। राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब के अवनमन के मापन द्वारा अउड़नशील पदार्थों के अनुभार का निर्धारण किया जा सकता है। एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ने की जरूरत है। मान लिया कि विलेय का जो भार है वो छोटकी डब्लू ग्राम है। अब विलायक का भार कौन सा? अब कहोगे कि बड़का छोटका क्या है? तो देखो विलायक ज्यादा अमाउंट में रहता है तो उसको बड़का डब्लू से सूचित कर दिए, विलेय कम अमाउंट में रहता है तो उसको छोटका डब्लू से सूचित कर दिए हैं। तथा विलेय का अनुभार छोटा है तो छोटा से सूचित, अब बड़ा है तो बड़ा से। कौन दिक्कत? अगर दिक्कत है तो यानी आइए साइड में। पिनोट के बारे में अभी से नहीं, बहुत देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिनोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका वाष्प दाब? पी जो है विलेय का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? अब विलेय के मोल की संख्या, अब मोल निकालने का फॉर्मूला बताए थे बाबू, ये साइड खोमचे में लिख सकते हैं कि मोल इक्वल टू होता है ग्राम में भार। कौन सी में भार? अब बटा आणविक या परमाणविक भार। आणविक या कौन सा भार? परमाणविक भार। समझने में कोई दिक्कत है जी? तब विलेय के मोल की संख्या छोटकी है, देखो विलेय है कम मात्रा वाला तो छोटकी एन, विलायक है तब बड़की एन। कोनो दिक्कत? तब विलेय के मोल की संख्या इक्वल टू छोटकी डब्लू बाई छोटकी एम। अब मंजली कहाँ गई? नैहर गेल है। विलायक के मोल की संख्या बराबर कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल क्या मोल प्रभाज के बारे में तो पहले से जान रहे हैं कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या ऊपर, अब बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोल की संख्या कहाँ? नीचे। देखो जो लोग नए हैं उनको दिक्कत हो सकता है क्योंकि सब डाटा पीछे से चलते आया है। ये ऐसा नहीं है हिस्ट्री कि अकबर के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, डायरेक्ट अगर बाबर भी जाने तक कोनो दिक्कत हमरा तो अपने नहीं बुझाता है, अकबर आया पहले की बाबर जी, तो तैयो समझ में आ जाएगा, उसमें टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन एकरा में जब तक पीछे वाला नहीं आएगा तो समस्या। आधा लोग कोई में कंफ्यूजन है कि ग्राम में भार कैसे दिल रहेगा, आणविक भार कैसे रहेगा, मोल हम कैसे निकालेंगे, तो उतना नहीं ना बता सकते हैं भाई, उसके लिए तो खोमचे में आना पड़ेगा। विलेय के मोल की संख्या इक्वल टू छोटकी डब्लू बाई छोटकी एम, विलायक के मोल की संख्या बराबर बड़का, सीख जाएगा, टेंशन नहीं लो। विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू, देखो बोले थे कि जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, तो छोटका एन ऊपर दिए है ना, और टोटल वाला कहाँ? नीचे। आगे कुछ है जी? है, बहुत कुछ है। आप हम लोग जानते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहा था कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू जीटा विलेय बोला था ना जी। इसको अलग ही बना ले, क्या ना बना देते हैं जी, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू क्या बोला है? जीटा विलेय बोला है ऐसा। तो देखो ना तुम, जीटा विलेय के जगह ऐसा पटक सकते हैं, विलेय के जगह विलेय का मोल की संख्या अब बटा विलेय की मोल की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या। अब क्या कहा से सुनिए, कहा कि पी नोट माइनस पी नोट डब्लू कैपिटल डब्लू कैपिटल एम का मान अगर ज्ञात है तो उस कंडीशन में हम स्मॉल एम ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा एम ज्ञात कर सकते हैं? स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल एम विलेय का भार है। किसका भार है? विलेय का अनुभार है। अब आप मामला सुनो तनी, इसी को आगे प्रोसीजर करना होगा। एगो लाइन लेकिन लिख दिया है,
आप शायद इस बात को जानते होंगे, हम पहले आपको कैलकुलेशन करा देते हैं, उसी में इस लाइन का क्या है यूज है, तो इन्हें पीछे ले आके कैलकुलेशन कर देते हैं। देख लीजिए, देखो तो बाबू, राउल्ट का नियम क्या कहा, पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू जीटा बिले बोला था, आप लोग बोलते चलिए हम लिखते चल जाएंगे। देखिए, इसको पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं बाबू। अगर ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, और हमने अगर माना कि ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है, ये वाला वैल्यू बहुत क्या है, अगर मान ले ऐसा कि एन जो है काफी छोटा है, किसका, कैपिटल एन का, तो एक फिजिक्स में एक बात पढ़ना, फिजिक्स का सब में लागू होता है कि अगर कहीं पे ए बटा ए प्लस ए लिखा हो, ए बटा ए प्लस क्या है ए, और ऐसा कंडीशन दिया है कि ए काफी छोटा है किससे, कैपिटल ए से, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको ए बटा ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर वो बात आप जानते हैं, अगर आप ही बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू एन बाई एन, लिख सकते हैं। देखिए, आप ही लोग बोल रहे हैं, बाद में हमको मत बोलिएगा कि गड़बड़ाया, नहीं ना गड़बड़ाया भी। चलिए, अगर नहीं गड़बड़ाया है तो पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू, ये स्मॉल एम है तो छोटका डब्लू, अब बाई छोटका एम, अब बाई बड़का डब्लू, अब बाई बड़का क्या एम। और तनी सुनो, इसका रंग बदल दे, तेरा ही कौन सी आ जाता है जी, ले बदलाया गया ही नहीं, तन मत बदला, इसके ऊपर पेबन लगा देंगे, है ना जी। अब इसी को हम अगर कैलकुलेशन करें, किसका कैलकुलेशन करें, उसी को जो दिया हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आ जाएगा क्या, पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला, ता देखो तो ऐसा हो जाएगा का, ऊपर का पहले छोटकी डब्लू इनटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इनटू फिर कैपिटल क्या डब्लू, कोई दिक्कत। यहां आपको एम निकालना था, तो आप तो उतने जरूर पढ़े लिखे हैं कि इस एम को कहां ले चलेंगे, आगे, कहां ले चलेंगे, बरेली के बाजार में, एम को आगे ले गए, तो ये डब्लू इंटू एम जैसे था वैसे नीचे का समान ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब बाई ये स्मॉल कैपिटल डब्लू के जगह कैपिटल डब्लू इंटू हाई वाला हो गया पी नोट माइनस क्या पी, कोई दिक्कत, यही ना निकालने बोला था, तो हम लोग निकाल लिए, इसको डिटर्मिनेशन कर लिए हैं, इसमें कि कोई दिक्कत है, ये बात समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े। देखो, अब इसके आगे न्यूमेरिकल है, इसके आगे क्या है न्यूमेरिकल, तो जब इतना समझिए गए हैं तो न्यूमेरिकल भी बनवा ही देते हैं। देखो सवाल क्या कहा से सुनिए, कहा कि किसी दिए गए ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, तब जब 39.9 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अउड़नशील विलेय घुलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है 0.845, तो विलेय का अनुभार ज्ञात करना है। पहले जो दिया है, हम लोग तो बिहारी हैं भाई, जो दिया है पहले उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे या लिखेंगे, तो देखो तो क्या क्या दिया है, देखो तो पहले बोला था बेंजीन का वाष्प दाब, माने जब ये शुद्ध था तो तब पी नोट का वैल्यू कितना दिया है 0.850 बार लिख दे। अच्छा, आप पी का वैल्यू देखो तो बाद में ये ना बना, तो 0.845 बार लिख दे। अच्छा, ये बेंजीन में डाला था जी, तब बड़का डब्लू ना है, तब बड़का डब्लू 39.0 ग्राम है, आज छोटका डब्लू का वैल्यू कितना 0.5 ग्राम है। अच्छा, बड़का एम का वैल्यू 78 लिख सकते हो, ई कहां से, तब बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 जानते हैं,
तो 6 इंटू 12 इक्वल टू 72। अब प्लस 6 कितना दिया हुआ भी है, टेंशन नहीं लेना है, दिया है। स्मॉल एम का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तब पढ़े लिखे लोग की पहचान है, हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम से। किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। अब तू नहीं किनारवा में लिखना, सवेरे वाला बैच में हम जहां लिखे हैं वही जो वही लिख रहा है, तो इसे गड़बड़ा ना जाएगा जी। तुमको नीचे लिखना, हमारे पास थोड़ा जगह कम है, हम लम्हर लिख रहे हैं ना। राउल्ट के नियम से क्या कहा था राउल्ट, कहा कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू छोटका डब्ल्यू इंटू बड़का एम बाई छोटका एम इंटू बड़का क्या डब्ल्यू। बस वही खाली बड़का छोटका खोजते रहना है, करो यही सब, पढ़ना तो है ये नहीं है। पी नोट का वैल्यू बोल बाबू, देखो तो हम इसका वैल्यू होलसेल में इसे घटवा ले का, आखिरकार तो घटाने ना है जी, तो इसे घटा लेंगे तो 0.005 नहीं आएगा, बार लिख देना, टेंशन नहीं ना होगा। 0.005 क्या बार, अब बट्टा पी नोट कितना है 0.850 बार इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 0.5 इंटू ग्राम है लिखल, ग्राम समझ लोगे ना। आई एम कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 78, एम के जगह एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है 39, 39.0 को 39 लिख सकते हैं। अगर आप तेज हैं, अगर आप क्या हैं तेज, तो बार से बार कट गया, ये डेसिमल से डेसिमल कटा, ये 17 पचे 85 170 बार में गया, ये 39 दो बार में 78 खत्म, तो 0.5 गुना 2 बराबर 1 होगा, 170 को 1 से गुना करेंगे 170 होगा, तब फाइनली एम बराबर 170 लिख दें। एम बराबर कितना 170 ग्राम पर मोल आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, किसी को पूछना है? एक और सवाल है इसमें, बना दे वो भी। चलिए आप लोग अपना उतारा उतारी कर लीजिएगा। हाँ ये बना देते हैं कि बनाने के लिए छोड़ दें, आंसर आप लोग बताइएगा नहीं। चलिए तो इसको बना लेना है, मिलते हैं अगले दिन।